नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ जीएस स्पेशल की 6 सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पे हम टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो लेखपाल, एसएससी तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ सभी के लिए एक समान रूप से उपयोगी रहती है। तो एक बार बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज़ है ये डेली आपके लिए शाम को 6 बजे लाई जाती है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान है या अनुच्छेद 20 के 3 में क्या प्रावधान है, हम देखते हैं। अनुच्छेद 20 जो है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष लगाया जाता है तो उसके संबंध में उसको संरक्षण प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? जैसे अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है किसी व्यक्ति को जो कानून लागू है, जिस समय उसने जुर्म किया है और उस समय जो कानून लागू है उसी कानून के द्वारा सज़ा दी जाएगी या उसी कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। और अनुच्छेद 20 का 3 जो कि आज का क्वेश्चन भी है, अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसे अपने विरुद्ध, अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये था आपका अनुच्छेद 20 का 3, हमारा पहला क्वेश्चन और आंसर यही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हम जानते हैं, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि देश में, हमारे भारत देश में जैसे सर्वोच्च पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति की मदद करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी और उस मंत्रिमंडल का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो एक मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 74 में किया गया है। आज का जो पहला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 का 3 यानी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ व्यक्ति दिए हुए हैं और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र या उनकी जो विशेषताएं हैं वो सामने दी हुई हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से संबंधित हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, ये भी ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं अमजद अली खान जो है वो सरोद से संबंधित हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो गलत क्या हुआ यहाँ पे? सी, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो हारमोनियम से संबंधित नहीं है, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ठीक है, तो ये हारमोनियम से संबंधित नहीं है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। जो भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी, ये किस घराने से संबंधित हैं? बनारस घराना, लखनऊ घराना, रामपुर घराना या फिर किराना घराना? तो हम देखेंगे ये किस घराने से संबंधित हैं। ये संबंधित हैं किराना घराना से। पंडित भीमसेन जोशी जिनकी एक रचना है मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये किराना घराना से संबंधित हैं। और ये जो घराना है ये पहले मुजफ्फरनगर में आता था, अब वर्तमान में देखा जाए तो ये शामली ज़िले के कैराना तहसील से संबंधित है, शामली ज़िले की कैराना तहसील से। और उसी तहसील के नाम पर इसका जो नाम पड़ा वो किराना घराना पड़ता है। तो पंडित भीमसेन जोशी जिनकी फेमस कृति है मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये किराना घराने से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की जो खोज है किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? ये गैलीलियो के द्वारा की गई। टेलीस्कोप की जो खोज की गई थी ये गैलीलियो के द्वारा की गई। इसके अलावा हम जानते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल पेश किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसे कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? दोस्तों बताना चाहूँगा, इस सीरीज में जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उनमें हब कहा जाता है जो बीच में एक सिस्टम काम करता है। तो जो आपकी टोपोलॉजी हो जाती है, इस टोपोलॉजी को हम किस नाम से जानते हैं? स्टार टोपोलॉजी। इसमें अलग अलग कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े होते हैं जैसे मैंने आपके सामने जोड़ के दिखाए हैं यहाँ। और ये सभी कंप्यूटर एक बीच में कंप्यूटर होता है उससे जुड़े हुए होते हैं। ये सभी सिस्टम एक बीच में सिस्टम है, ये वाला सिस्टम
इससे जुड़े हुए होते हैं तो इस टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? इस टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। तो किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक हब की आवश्यकता होती है? जो बीच वाला कंप्यूटर है वो क्या कहलाता है? हब कहलाता है स्टार टोपोलॉजी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर का एक प्रसिद्ध शासक रहा जिसकी एक रचना है आमुक्तमाल्यद और कृष्णदेव राय। आमुक्तमाल्यद नाम था इनकी रचना का और शासक का नाम क्या है? कृष्णदेव राय, जो 1509 से 1529 तक शासक रहे। ये बाबर के समकालीन थे और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इसका उल्लेख भी किया है। तो कृष्णदेव राय जो हैं इनके दरबार में अष्टदिग्गज निवास करते थे जिनमें पेड्डाना प्रमुख थे। पेड्डाना के साथ साथ तेनालीराम भी रहते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। इनकी कराधान व्यवस्था, इनकी जो टैक्सेशन प्रणाली थी, तो टैक्सेशन का जो मैनेजमेंट था, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करने को कहा गया है। तो पहला कथन, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सही। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। जो निजी स्वामी होते थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था। दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ठीक। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है ये 2001 में किया गया, 2021 में किया गया। और 2021 में ये कहाँ किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। गोवा की राजधानी पणजी में इसका उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार जो वन पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके शिलोंग में, शिलोंग पठार। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई, 1885 में, और इसका नाम क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें जो कांग्रेस शब्द है ये कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका की संसद से लिया गया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। अब इसमें पूछा गया है, कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पूछा गया राष्ट्रीय शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो राष्ट्रीय शब्द था, राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। कांग्रेस की स्थापना ही क्यों की गई थी? हम ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे, तो उसके विरुद्ध जाकर हम जो प्रतिक्रियाएं दिखा रहे थे, या हमने एक पार्टी का निर्माण किया और इस पार्टी ने हमें क्या किया? आज़ादी दिलाने का कार्य किया। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। और ये राष्ट्रीय शब्द जो है वो किससे प्रभावित है? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया, को किस भारतीय राजा ने हटाया? सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया और सिकंदर जब 323 ईसा पूर्व यहाँ से वापस 325 ईसा पूर्व सिकंदर यहाँ से वापस लौट जाता है और 323 ईसा पूर्व जो है बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार सिकंदर ने अपनी मृत्यु से पहले सिंध एवं अफगान का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर को किस भारतीय राजा ने हटाया? तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं 322 ईसा पूर्व राजा बनते हैं। ये इन्होंने मगध पर शासक कब किया? 322 ईसा पूर्व इन्होंने मगध को पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, मौर्य वंश की स्थापना करी। और इन्होंने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व हराया। कब हराया? 305 ईसा पूर्व इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उससे वहाँ से प्रशासक के तौर पर जो नियुक्त किया गया था वहाँ से हटा दिया। तो इस प्रकार से सेल्यूकस निकेटर को सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक के तौर पर किस राजा के द्वारा हटाया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है? तो वे कंप्यूटर सिस्टम जिन्हें किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, ये क्या कहलाते हैं? ये एनालॉग सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? एनालॉग सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या की हिस्सेदारी कितनी है? 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या यानी
झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग जो होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो इनकी जो प्रतिशत था 2011 की जनगणना के अनुसार 9.5%। अगला क्वेश्चन, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो हम जानते हैं द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 और इसे क्या नाम दिया गया? इसे नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। तो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम जानते हैं इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये किस वर्ष लागू की गई थी? ये जो योजना है ये 1998-99 में लागू की गई, जिसे केसीसी कहा जाता है। किसानों के वेलफेयर के लिए योजना लागू की गई थी। किसान इस पर एक ऋण उठा सकते हैं। तो किसानों की क्रेडिट कार्ड योजना जो लागू की गई 1998-99 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई से संबंधित हम कह सकते हैं इसका किसका रासायनिक नेम है? तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका टोकोफेरॉल। विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कैल्सीफेरॉल विटामिन डी से संबंधित है। विटामिन डी से जो बायोटिन है ये बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। और इसके अलावा नेफ्थाक्विनोन जो है ये विटामिन के से संबंधित है। तो देखेंगे पूछा गया है क्वेश्चन, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है ये विटामिन डी से संबंधित है। नेफ्थाक्विनोन है ये विटामिन के से संबंधित है। और जो बायोटिन है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को भारत के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो भारत के मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। तो मौलिक अधिकारों को जो रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करके कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। जबकि अनुच्छेद 13 में कहा गया है, जो आपके संविधान का अनुच्छेद 13 है, इसमें कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा यानी उच्चतम न्यायालय होगा ये संविधान का अभिभावक के तौर पर कार्य करेगा, संविधान के गार्जियन के तौर पर। अंतिम व्याख्या का जो हक होता है या अधिकार होता है वो भी किसका होता है? वो भी उच्चतम न्यायालय का होता है। अगर सरकार के द्वारा कानून बनाकर, संसद के द्वारा कानून बनाकर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है तो ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? तो देखेंगे हम जो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई, मीडियम हाइट वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा हो जाता है? तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला जो महाद्वीप हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि यहाँ पर पूरा महाद्वीप भी है जो 98% भाग जो है महाद्वीप का वो किससे ढका हुआ है? ये बर्फ़ से ढका हुआ है। इस महाद्वीप का 98% भाग है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जिस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। भारत जो है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। देखेंगे एक भाग हो जाएगा पर्वत, दूसरा हो जाएगा मैदान, तीसरा हो जाएगा तटीय भाग, तीसरा भाग जो हो जाएगा वो तटीय भाग हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा द्वीपीय भाग। या फिर हम कह सकते हैं चौथा जो तटीय भाग और द्वीपीय भाग को अगर एक ही में कंसीडर करेंगे तो अगला हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, 3 हो गए, और चौथा द्वीपीय या तटीय भाग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके तहत किस आयु वर्ग के लोग अपना बीमा करा सकते हैं? 18 से 50 वर्ष। 18 से 50 वर्ष की आयु के लोग अपना बीमा करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
महाजनी प्रथा सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो महाजनी प्रथा जो है, इस प्रथा के द्वारा लोगों की आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता था और बाद में उनका शोषण और दोहन किया जाता था। मतलब ऐसा होता था, जिन लोगों को आर्थिक तंगी होती थी उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण दे दिया जाता था और उस ऋण के बदले उनका शोषण किया जाता था। ऐसी प्रथा क्या कहलाती थी? महाजनी प्रथा। तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सी स्कीम लागू की गई थी? तो इस प्रकार हम देखेंगे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, इसके लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में कौन सी स्कीम लागू की गई? तो ये स्कीम थी धनलक्ष्मी स्कीम। धनलक्ष्मी स्कीम। जेरीस्केपिंग किससे संबंधित संकल्पना है? तो जेरीस्केपिंग जो है ये किससे संबंधित संकल्पना है? जल बचाव से, मृदा अपरदन को रोकने से, शैल पृष्ठ का अपक्षय से, या उपयुक्त सभी? तो ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगी जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण योजना। इसका संबंध किससे है? जल बचाव से। जल बचाव के लिए जेरीस्केपिंग संकल्पना का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है? तो हम देखते हैं, भारत में वर्षा की जो अधिकतम मात्रा है किससे प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभों से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, पीछे हट रहे मानसून से। तो देखेंगे भारत में जो 75%, कितने परसेंट? 75% वर्षा की जो मात्रा है वो किससे प्राप्त होती है? ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। हम जब इंडिया का मैप देखते हैं तो यहाँ अरब सागर साइड से जो मानसून उठता है इसे क्या कहा जाता है? इसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो भारत में जो वर्षा होती है, आप देखेंगे मालाबार तट पर। कौन से तट पे? मालाबार तट पर जो बारिश हो रही है सबसे पहले, यानी केरल में सबसे पहले बारिश होती है। ये जो बारिश है दक्षिण पश्चिमी मानसून की बारिश जून से सितंबर के माह तक होती है और भारत में 75% बारिश का जो माध्यम है वो यही होता है। सबसे पहले बारिश कहाँ होती है? केरल के मालाबार तट पर। कब? लगभग 1 जून के आसपास जो बारिश होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता? तो ये कुछ देश हैं और क्वेश्चन दिया गया है कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। जो सभी देश हैं वो कौन से महाद्वीप से संबंधित हैं? एशिया महाद्वीप से। अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, इराक, ईरान या कजाकिस्तान? तो आंसर हो जाएगा इराक। इराक जो है ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है। यह नंबर कितने अंकों का है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए एक यूनिक नंबर जारी किया गया जो कितने डिजिट्स का था? 16 डिजिट्स का। कितने डिजिट का? 16 डिजिट का। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया और इस नंबर के द्वारा हर ज़मीन का एक यूआईडी नंबर बनाया जाता है और कोई भी व्यक्ति इसे टाइप कर ज़मीन की पूरी जानकारी जो है सिस्टम पर प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। 25वें क्वेश्चन का आंसर था हमारा D16। ऐसे ही अन्य सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे और एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए सोचा जा रहा है कि करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है, करंट अफेयर्स जो है लगभग 800 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई जाए जो पिछले वर्ष का 1 वर्ष का जो करंट अफेयर्स है, पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, और ये पर डे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो कितने लोग इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं एक बार सभी लोग कमेंट कर हमें बता देंगे। पिछले 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स हम 800 क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे और 50 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से हम इन सीरीज को जो है 16 दिन में कवर कर लेंगे। कितने दिन में? हम 16 दिन में 50 क्वेश्चन डेली पढ़ते हुए पूरे वर्ष का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो एक बार बताएंगे सभी लोग इस पर कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है और बाकी वीडियो को सब लोग सब्सक्राइब कर देंगे, लोगों तक इसे पहुंचा देंगे, सब लोग शेयर कर देंगे इसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो हमारा 6 बजे से होगा और करंट अफेयर्स की सीरीज के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।